अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बातों को आप सुन तो रहे हैं और इसको लाइक भी कर लिया करें। और व्यूज भी अपने दे दिया करें, कमेंट्स भी दे दिया करें। इससे ये होता है कि जो बोलने वाला है ना, उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। अगर पॉजिटिव व्यूज होते हैं तो और हिम्मत बढ़ जाती है। अगर नेगेटिव व्यूज होते हैं तो डोंट वरी, बी हैप्पी, अपनी इस्लाह करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आपके सामने आता हूं और आपको ये बताने आता हूं कि दुनिया में जहां और भी है, इश्क के इम्तहान और भी है। भाग सकते हो तो भागो घोड़े की तरह, और नहीं भागना चाहते तो किसी कछुए की तरह रुक जाओ। कछुआ भी अपनी खुराक ढूंढ लेता है और घोड़ा जितनी स्पीड से भागता है उतना ही तेज खुराक भी मांगता है। ये तमाम जमानो मकान हमें दिखाए जाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए रास्ते बहुत हैं हमवार। अगर तुम बाजी लेना चाहो तो तुम खुद ही अपने हुनर से बाजीगर बन सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज देखिए। आई थिंक 200 प्लस अब तक मेरी वीडियो आपके सामने आ चुकी है और मैं इसलिए हर रोज आता हूं। किस तरह मैं टाइम निकालता हूं? इट्स वेरी क्रिटिकल टाइम नाउ अ डे, दीज डेज वेरी क्रिटिकल टाइम। बट कैसे मैं टाइम निकालता हूं? मैं इसलिए टाइम निकालता हूं कि मैं चाहता हूं मेरे वतन के लोगों, कुछ आसान गुफ्तगू सुन लो। हमारी नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश? नो, हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। हम उर्दू में आसान गुफ्तगू कर जाएंगे। काश हमें नेशनल लैंग्वेज मिल जाती इंग्लिश, तो हम और बुलंदी के महाज को छू जाते। पर कोई रुकने वाली बात नहीं है, हम फिर भी भागते चले जा रहे हैं। और हम जैसे लोग हर रोज आपके लिए फिलोसफर के तौर पर आते हैं। हम अपना फलसफा आपको सुनाते हैं। हमारा फलसफा क्या है? मोहब्बत। हमारा फलसफा क्या है? मेहनत। हमारा फलसफा क्या है? स्ट्रगल। हमारा फलसफा क्या है? 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना और 4 घंटे आराम करना। हमारा फलसफा क्या है? हम हिम्मत करेंगे तो अपने वतन अजीज पाकिस्तान को और बुलंदी पे ले जाएंगे। और हमारा फलसफा क्या है? हिम्मत करो जवानों, हम सब हैं आपके साथ। हमारे मुल्क में कुछ अक्लमंद लोग हैं, कुछ काम करने वाले लोग हैं, कुछ भागने वाले लोग हैं, कुछ लेबर लोग हैं, कुछ हार्ड वर्किंग करने वाले लोग हैं। हमने सबको लेके चलना है। हम सबको जब इकट्ठे लेकर यूनिटी के साथ नेक्सस होकर निकलते हैं, तो जब नेक्सस होकर हम किसी मैदान में निकलेंगे तो हम बहुत जल्द से जल्द पाकिस्तान को अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। अमेरिका तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका के अपने लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अंग्रेज कहां पढ़ा लिखा है? पर अंग्रेज क्या करता है? अमेरिकन अंग्रेज क्या करता है? वो दिमाग खरीद लेता है। वो हमारे ही मुल्कों में से कोई पीएचडी करने जा रहा है, उसको वहीं रोक लेता है। कोई एमफिल करने जा रहा है, वहीं रोक लेता है। कोई साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए जा रहा है, अमेरिका वहीं रोक लेता है। अमेरिका किस बेस पे खड़ा है? अमेरिका हमारे दिमागों को खरीद कर खड़ा है। हमारे ही दिमाग वहां पे काम कर रहे हैं। आज का मेरा मौजू क्या है? बार बार गिरता है जापान, फिर खड़ा हो जाता है। कभी सुनामी ले जाता है, कभी फ्लाइंग एयर ले जाती है, कभी जहाजों को आग लग जाती है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी इतना तेज तूफान आता है कि बिल्डिंगों को गिरा देता है जापान में। कभी जापान में पानी इतना स्पीड से हो जाता है कि पानी जमीन से उछलता उछलता जापान की 24 मंजिला बिल्डिंगों तक पहुंच जाता है। फिर जापान दोबारा उस पानी को साफ करता है, अपने वाइपरों से साफ करता है। वो कैसे वाइपर? हिम्मत वाले वाइपर। किसको मैं कह रहा हूं? हिम्मत के साथ, स्ट्रगल के साथ, हौसले के साथ, अपनी दिमागी सलाहियतों के साथ। और फिर जापान दोबारा खुश्क होकर हमवार जिंदगी गुजारता है। और अपनी जापानीज गाड़ियां जो हमारे मुल्क में रिकंडीशन होकर आती हैं, हम रिकंडीशन गाड़ी में बैठना बड़ा खुशी महसूस करते हैं कि रिकंडीशन है। वो 5 साल उसको चलाने के बाद बेकार करके जापानी हमें भेज देते हैं। हम उसी जापान की रिकंडीशन गाड़ी में बैठना, सवार करना पसंद करते हैं। और जापान बार बार टूटने के बाद फिर वो खड़ा हो जाता है। वो किसी के आगे भीख नहीं मांगता। अभी रिसेंटली, अभी नया साल 2024 में हम सब दाखिल हो गए। आप सबको नया साल मुबारक हो। जापान में 1 जनवरी को बहुत स्वेयर अर्थक्वेक आया, सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई।
کئی کئی جگہوں پر، کئی پلیسز پر، کئی مقامات پر سونامی کی بلند لہریں ساحلوں سے ٹکرانے لگ پڑی۔ اس لیے لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے دور جانے کو کہا گیا کہ اپنے علاقے چھوڑ دو، شہر کو چھوڑ دو اور کسی دور ایسی جگہ جاؤ جہاں پہ خشکی مل جائے۔ جاپان میں 7.6 کی شدت کے زلزلے کے بعد مقامی باشندوں، لوگ ارد گرد کے رہنے والے لوگوں نے کہا کہ وہ دور دراز علاقوں کی طرف منتقل ہونے لگے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، علاقہ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ارتھ کوئک اتنی سپیڈ سے آ رہا تھا۔ یہ وہ جاپان ہے جو بار بار ٹوٹتا ہے، یہ وہ جاپان ہے جس پر ہیروشیما میں تباہی مچا دی گئی تھی، بوم پھینک دیے گئے تھے، یہ وہ جاپان ہے جس کے ایئرپورٹ پہ جہازوں کو آگ لگ جاتی ہے، مسافر بچا لیے جاتے ہیں، یہ وہ جاپان ہے جس پر پانی کی جلخار پڑتی ہے، جاپانی پھر اس جلخار سے مقابلہ کر کے پھر بازی لے جاتا ہے۔ اس سونامی، اس زلزلے کے نتیجے میں ابھی جو ریسنٹلی آیا، 300 کلومیٹر کے علاقے میں سونامی کی لہریں پیدا ہوئی، 1.5 میٹر تک بلند سونامی لہریں ساحل سے ٹکرانے کی اطلاعات آئیں، انفارم کر دیا گیا، جبکہ کچھ مقامات پر 5 میٹر تک بلند لہریں ساحلی علاقوں سے ٹکرائیں۔ موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ موسمیاتی ایمرجنسی کی وجہ سے زلزلے کے جھٹکے بدستور کنٹینیو محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس زلزلے کے بعد جاپانی نشریاتی اداروں پر خصوصی پروگرام چلائے گئے، ٹیلی ویژن پر خصوصی پروگرام چلنے شروع ہو گئے، اور لوگوں سے بار بار کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی کہ وہ بلند مقام کی جانب منتقل ہو جائے، جو پہاڑی علاقے ہیں۔ اب وہاں پہ کہاں پہاڑی علاقے ہیں، وہاں تو پانی ہے، کچھ علاقے شاید ہیں پہاڑی، لوگوں سے کہا گیا کہ وہ بلند جگہ پر منتقل ہو جائیں۔ جاپان کی کنسٹرکشن کے سلسلے میں، اس کی تعمیرات کے سلسلے میں انتہائی سخت قانون ہے وہاں پہ۔ جو بلڈنگز ہیں زلزلے کا مقابلہ کرتی ہیں، جبکہ اس کے ملک میں زلزلے کی صورت میں بچاؤ کے لیے خصوصی تربیتی مشقیں بھی کی جاتی ہیں۔ ہر جاپانی کو بار بار ارتھ کوئک آنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جاپان میں اب تک مارچ 2011 کے زلزلے کی یادیں باقی میں ہیں وہاں پہ، جب شدت کے زلزلے کے نتیجے میں سونامی کی انتہائی بلند لہروں کے نتیجے میں 18,500 لوگ ڈیتھ ہو چکی تھی، ہلاک ہو گئے، اور ہزاروں لاپتہ ہو گئے تھے۔ اب سوچئے کہ جاپانی کس طرح سے آج بھی ہمت کر کے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچائے بیٹھے ہیں۔